दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आखिर 9 महीनों के बाद जेपी नड्डा ने जो अपनी नई टीम घोषित की है, क्या वो सही मायने में बीजेपी को नेक्स्ट यानी कि अगले पायदान पे ले जाती है? क्या वो अमित शाह की जो क्यूरेटेड टीम थी उसको कहीं और आगे ले जाती है और बीजेपी को उन राज्यों में जहाँ पे खास करके बीजेपी का फुटप्रिंट कमज़ोर है वहाँ पे बीजेपी को एक नई डायरेक्शन, नई दिशा देता है? या फिर अमित शाह की जो पुरानी टीम थी उसी को रीपैकेज करके जेपी नड्डा ने घोषित कर दिया है? तो हम प्योर पॉलिटिक्स में 2 मुद्दे पे बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि जेपी नड्डा की जो नई टीम है, और दूसरा जो मुद्दा है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। वहाँ पे जो 3 बड़े प्लेयर हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, वो अपनी राजनीति को किस तरह से लगातार शेपअप कर रहे हैं, लगातार अपनी राजनीति को किस तरह से बदल रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे हैं प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूँ शंकर रमेश। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जेपी नड्डा की जो नई टीम है। जेपी नड्डा की जो नई टीम है उसमें मैं एक तरह से नामों को गिनाता हूं कि कौन से वो नाम हैं जो कि अमित शाह की टीम में भी मौजूद थे। भूपेंद्र यादव जो कि महासचिव हैं वो अमित शाह की टीम में थे। अरुण सिंह जो कि महासचिव हैं वो अमित शाह की टीम में पहले से थे। कैलाश विजयवर्गीय पहले से थे। दुष्यंत कुमार गौतम पहले से थे। रमन सिंह पहले से थे। वसुंधरा राजे सिंधिया थी पहले से। विजय पांडा थे पहले से। रघुवर दास 2014 की टीम में थे। इसके अलावा आप देखें कि सेक्रेटरीज में अगर आएँ तो सत्या कुमार, सुनील देवधर, अरविंद मेनन, ये सारे नाम पहले से ही अमित शाह की टीम में थे। और वैसे ही प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है उसमें भी ढेर सारे नाम पहले से। कुल मिलाकर जो नई टीम है और जो अमित शाह की टीम थी उसमें कुल मिलाकर 35 ऐसे चेहरे हैं जो कि अमित शाह की टीम में मौजूद थे। यानी कि 50% से ज़्यादा जो जेपी नड्डा की जो टीम है उसमें अमित शाह के जो चेहरे हैं, अमित शाह के जो प्यादे थे, अमित शाह के जो नेता थे, जो उन्होंने टीम क्यूरेट की थी 2014 और उसके बाद, उसमें वो सारे चेहरे मौजूद थे। तो जेपी नड्डा ने कोई बहुत ही जिसको कहें कि नई टीम या फिर एक क्रांतिकारी टीम का गठन किया है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अब दूसरा आते हैं कि टीम में जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य लिए गए हैं, वो उनकी एक राजनीतिक काबिलियत और वो कितने कॉम्पिटेंट हैं इस नई टीम को, नई बीजेपी को आगे ले जाने में। आप देखें कि अगर जेपी नड्डा की टीम और ख़ास करके 2014 अमित शाह की टीम से भी तुलना करें उसकी, तो ज़्यादातर जो सबसे क्रूशियल पोस्ट महासचिव का जो पोस्ट होता है, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं वाजपेयी की टीम से उसकी तुलना नहीं कर रहा, ना मैं आडवाणी की टीम से भी उसकी तुलना कर रहा, क्योंकि आडवाणी और वाजपेयी की टीम में बड़े बड़े जो दिग्गज थे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, जो ऐसे बड़े चेहरे थे जो अपने अपने फील्ड में जिनकी एक महारत थी और कहीं ना कहीं वो एक तरह से चाणक्य भी माने जाते थे, इलेक्शन जिताने, इलेक्शन लड़ाने वाले। वैसे चेहरे जो हैं वो जेपी नड्डा की टीम में नदारत है और वो अमित शाह की टीम में भी 2014 की जो टीम थी और उसके बाद की टीम में उसमें भी बाई अंदाज नदारत थे। तो दो जो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया कि या तो आप जनाधार वाले नेता हैं, तो आप देखें कि जो जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा की जो टीम में हैं, भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, पुरंदेश्वरी, सीटी रवि, तरुण चुग और दिलीप सैकिया, इसमें सिर्फ एक लीडर को छोड़कर, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय को छोड़कर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो कि जिसका कोई अपना पॉलिटिकल बेस हो, मास बेस जिसको लीडर कहते हैं, और जो कि 2-4 कंस्टिट्यूएंसी को जिता सकता हो, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है। अब दूसरी जो क्राइटेरिया आती है कि जब किसी संगठन को आप आके ले जाते हैं तो या तो मास बेस लीडर हों या फिर ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हों जो चाणक्य हों, जिनकी भूमिका होती है किसी भी स्टेट को जिताने की या फिर वहाँ की स्टेट की जो डायनेमिक्स है उसको शेपअप करने की। तो पिछले कुछ सालों में अगर भूपेंद्र यादव को छोड़ दिया जाए तो भूपेंद्र यादव को छोड़कर ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो कि इसमें चाणक्य कहा जा सकता हो, बल्कि कई सारे ऐसे लीडर हैं वो तो कुल मिलाकर बीजेपी ऑफिस में बैठकर जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम बनाने होते हैं वो बनाने वाले लीडर हैं। इस बीजेपी जनरल सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसको उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। अब कुल मिलाकर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और क्या ये सिर्फ जेपी नड्डा के साथ ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जेपी नड्डा के साथ ऐसा कहना अन्याय होगा।
हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में, आप देखें कि दो फर्क होता है। एक तो जब कोई पार्टी पावर में होती है, जब सत्ता में होती है, तो उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो उस तरह का अध्यक्ष बनाया जाता है जो कि एक लाइट वेट व्यक्ति हो, या फिर कम से कम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का सिर्फ काम करे। बाकी चूंकि सरकार का जो मुखिया होता है वो सरकार का चेहरा और उस पार्टी का चेहरा होता है, तो इसलिए संगठन में किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को रखना जरूरी नहीं समझा जाता। आप अगर देखें वाजपेयी के टेन्योर को भी देखें तो जना कृष्णमूर्ति थे, लाइट वेट लीडर थे, साउथ से आते थे, और चूंकि वाजपेयी इतनी बड़ी शख्सियत थे तो इसलिए किसी वैसे पार्टी प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं थी जो कि पार्टी को आगे ले जाए। वैसे ही आप देखें कि जेपी नड्डा की बात और जेपी नड्डा की टीम के जो बाकी सदस्य हैं, उसमें उस जमाने में और इस जमाने में क्या अंतर आया। उस जमाने में जो चाणक्य और जो हैवी वेट नेता थे वो उनकी टीम में मौजूद होते थे, चाहे वो राजनाथ सिंह की टीम देखें या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की टीम देखें। लेकिन अभी जो टीम बनी है उसमें न तो चाणक्य है न जनाधार वाले नेता हैं, बल्कि उस तरह के नेता शामिल किए गए हैं जो कि अमित शाह, जो एक तरह से डिफेक्टो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो ज़्यादातर जो पार्टी के फैसले होते हैं वो उनके द्वारा लिए जाते हैं, उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने वाला नेता होना चाहिए, वो जनरल सेक्रेटरी में लिए गए हैं। कोई चाणक्य की ज़रूरत नहीं है, कोई जनाधार वाले नेता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काफ़ी हैं। तो इसलिए जो फैसले लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने वाला लीडर हो, वो जनरल सेक्रेटरी में लिया गया है। और वैसे ही आप देखें वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैसे तो ऑर्नामेंटल पोस्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। कुछ वाइस प्रेसिडेंट 2014 के बाद राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए हैं, लेकिन वो एक तरह से ऑर्नामेंटल पोस्ट है और जिसमें ज़्यादातर नेता जो हैं वो ऑर्नामेंटल वैल्यू के रखते हैं। अब सवाल ये है कि जो यंग लीडरशिप है, जिसकी खासतौर पे इस टीम की बात हुई कि यंग लीडरशिप को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, उसमें निश्चित तौर से जेपी नड्डा ने कुछ नए नाम, उन्होंने चौंकाने वाले नाम लिए हैं। और उसमें आप सीटी रवि कह सकते हैं कि सीटी रवि एक पोलराइजिंग फिगर है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, और उनके काफ़ी विवादास्पद बयान कई बार बीजेपी को एक तरह से परेशानी में, दिक्कत में डालते रहे हैं। लेकिन जो एक तरह से आप देखेंगे 2014 की जो पॉलिटिक्स है उसके बाद बीजेपी में ऐसे लीडर का बोलबाला बढ़ा है जो कि पोलराइजेशन कर सके, जिसमें कि सिर्फ सीटी रवि नहीं है बल्कि तेजस्वी सूर्या को जो लिया गया है वो भी पोलराइजेशन करने के लिए उन्हें लिया गया है। और कई सारे जो यंग लीडर लिए गए हैं, जिसमें दिलीप सैकिया हैं, इसके अलावा टूडू हैं जो कि उड़ीसा से सांसद हैं, हरीश द्विवेदी हैं जो यूपी से सांसद हैं, हिना गावित हैं, गुरु प्रकाश हैं जो यंग लीडर हैं बिहार से। इन सबको यंग लीडरशिप के नाम पे लिया गया है, और ये एक अच्छी बात है कि यंग लीडरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है और पार्टी उनको प्रमोट करना चाहती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद पे कुछ वैसे जो डायनेमिक लीडर हैं जो पार्टी के पास उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट क्राइसिस है, पार्टी में है नहीं, उनको अगर मौका दिया जाता, और ख़ास करके चूंकि वो पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी के व्यू पॉइंट को, पार्टी की जो पॉलिसी है उसको बेहतर ढंग से वो आर्टिकुलेट कर सकें, और साथ ही राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं यहाँ पे अपनी छाप छोड़े, तो और बेहतर जेपी नड्डा की टीम होती। जैसे मसलन जयंत सिन्हा है, जयंत सिन्हा एक बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी पे आर्टिकुलेट, और उन्होंने एक बड़े फंड में काम किया है, और वो सांसद भी हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, फाइनेंस कमेटी के। उनको अगर जनरल सेक्रेटरी आप बनाते तो एक बेहतर डायनेमिज्म होता। राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो कि राजीव प्रताप रूढ़ी को अगर आप संजय मयूख के नीचे उन्हें उनके अंदर काम करना पड़ रहा हो तो आप समझिए कि किस तरह की टीम होगी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं, जयंत सिन्हा हो सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे लीडर हैं जो अपने अपने स्टेट्स में हैं, जो कि एक वजन रखते हैं, जो आर्टिकुलेशन जिनके पास है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक और बेहतर टीम हो सकती थी जेपी नड्डा की। तो ये तो जेपी नड्डा की टीम का पोस्टमार्टम। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। दूसरा जो मुद्दा हमारा है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से शेपअप हो रही है। अमरिंदर सिंह ने आज से जो कार्यक्रम किया है, धरना प्रदर्शन जो उन्होंने शुरू किया है शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पे, वो उनके गांव में जाकर, अकाली दल एनडीए से अलग हो चुकी है और अकाली दल ने 1 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, उस पर पंजाब की पॉलिटिक्स पूरी तरह से गरमाई हुई है। लेकिन बीजेपी इस दोनों पॉलिटिक्स में कहीं पंजाब में फंस गई है।
अगर पूरे नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो एक मैसेज दिया जाए कि प्रो फार्मर बिल है। और वैसे अगर आप देखेंगे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इस पे कमेंटेटर्स हैं, उन सब ने कहा है कि ये प्रो फार्मर बिल है और किसानों को एक ऑप्शन, एक ऑल्टरनेटिव देगा। लेकिन पंजाब के पॉलिटिक्स में कहीं बीजेपी फंस गई है, दिखती है ऐसी, क्योंकि पंजाब में अभी तक जो बीजेपी है वो अकालियों के बैसाखी के सहारे चलती रही है। और जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है वो अर्बन सेंट्रिक है। जो रूरल पंजाब है वहाँ पे बीजेपी का कोई बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है, और चूंकि अकालियों के सहारे वो एक तरह से अलायंस की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी के सामने पंजाब में कि वो अगर अकेले जाती है तो अकेले 2022 के चुनाव में वो सत्ता में कहीं आती नहीं है। तो क्या बीजेपी अब अगले यानी कि 2027-28 के चुनाव को टारगेट करे, अगर जैसा कि हरियाणा में बीजेपी ने किया कि वो अलायंस की पॉलिटिक्स से अपने को अलग किया और बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ी और अकेले दम पे वो सत्ता में आई पहली बार, दूसरी बार हालांकि उसे जेजेपी का सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन उसी तरह से क्या वो पंजाब में अपने को अगले 10-15 सालों के लिए तैयार करे, या फिर वो इस किसान पॉलिटिक्स में जो प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स है, जो प्रधानमंत्री एक पूरे देश भर में एक एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को पंजाब में नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी इस समय कैच 22 वाली सिचुएशन में फंस गई है, क्योंकि बीजेपी के ढेर सारे नेताओं का गांव में विरोध हो रहा है, जो किसान हैं उन्हें घुसने नहीं दे रहे, और किसानों के संगठन ने यह डिमांड किया है कि बीजेपी अगर सचमुच किसानों के साथ में है तो जो बीजेपी के एमपी हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए पंजाब में। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। एक तरफ पूरे देश का किसान और उसका वोटर बैंक है, और दूसरी तरफ पंजाब की पॉलिटिक्स कैसे वो शेपअप करें। क्या वो सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ जाएं, सुखदेव सिंह ढींडसा जो अकाली दल से एक अलग गुट है, उसके साथ में वो अपनी पॉलिटिक्स करें। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पंजाब बीजेपी के सामने है। लेकिन आने वाले दिनों में जो पंजाब की पॉलिटिक्स शेपअप हो रही है उसमें अकाली दल कुल मिलाकर एक तरह से पूरी तरह से विपक्ष बन चुका है। वो सरकार की बाकी जो पॉलिसीज़ है उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। उसमें पंजाब में बीजेपी को काफ़ी सावधानी से अपने पत्ते खेलने होंगे, वरना बीजेपी को पंजाब में और नुकसान उठाना पड़ सकता है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने रिएक्शन, अपने कमेंट्स लगातार हमें भेजते रहें।